नमस्कार, क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। हवा को बचाना है। जी हाँ, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इस मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश दिया गया। सूबे के मुखिया तीरथ सिंह रावत ने भी पौधारोपण कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ एक दिन पर्यावरण दिवस मनाकर हम बदलाव ला सकते हैं? क्या सिर्फ एक दिन पौधे लगाकर हवा को शुद्ध बनाया जा सकता है? इस कोरोना काल में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान गई, उसने सीख तो लोगों को जरूर दे दी है कि हरे भरे पेड़ लगाकर ही हम जिंदा रह सकते हैं। दरअसल अपनी जरूरतों को पूरा करते करते हमने प्रकृति पर्यावरण को कब इतना बर्बाद कर दिया, पता ही नहीं चला, और इसी का खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। कहीं शहर सूख रहे हैं तो कहीं बाढ़ जैसी आपदा है, कहीं कूड़ों का पहाड़ लगा हुआ है तो कहीं भूकंप से तबाही मच रही है। इन सब के बावजूद हमने प्रकृति का दोहन करना नहीं छोड़ा। लेकिन महामारी ने सबको एक नई सीख दी है कि पेड़ पौधे लगाकर ही हम जिंदा रह सकते हैं। अगर पर्यावरण नहीं बचेगा, प्रकृति नहीं बचेगी, हरियाली नहीं बचेगी, जल नहीं बचेगा, इन ऐसा आएगा जब हम सब में से कोई नहीं बचेगा। तो इसीलिए अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें अपने जीवन को जीना है, तो उसके लिए हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा, अपने वातावरण को शुद्ध रखना होगा, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने होंगे, हरियाली करनी होगी ताकि हम शुद्ध हवा ले सके, हम खुद को सुरक्षित रख सके और अपनों को सुरक्षित रख सके। और इस कोरोना काल ने हम सबको ये सीख दी है, ऑक्सीजन की जिस तरह से कमी हुई, उस ऑक्सीजन को पाने के लिए हमें अपने आसपास हरे भरे यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने होंगे ताकि इस तरीके की किल्लत हम ना देख पाएं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो गंदगी के पहाड़ यहाँ पर बन रहे हैं, जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है पेड़ों को काटकर। तो ऐसे में हमें कैसे संभलने की जरूरत है? हम कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं? अपने वातावरण को कैसे शुद्ध रख सकते हैं? हवा को कैसे बचा सकते हैं? तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और बहुत ही यहाँ पर समझने की बात है कि आखिर हवा को हमें कैसे बचाना है, अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखना है और कैसे दूसरों को भी जागरूक करना है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल। किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। आगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। किशोर उपाध्याय जी, मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से लगातार आप भी इस पर जो अपनी नजर है वो बनाए रखते हैं, इसके प्रति आप भी अपना रुझान जो है वो दिखाते हैं, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो ऐसे में हम सब के लिए एक बड़ी सीख है, हम सबको एक जागरूकता की जरूरत है कि कैसे हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। क्योंकि इस महामारी के दौर में हम सब ने ये सीख ली है कि हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है, तभी हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, हवा को बचा सकते हैं। नहीं रीना जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ये चैनल का भी जी, कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज की चर्चा रखी है। और मैं इस समय जहां से पर्यावरण के प्रति हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में एक नया संदेश और एक दृष्टिकोण गया। अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी को खोया है, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चिपको आंदोलन ने खाली भारत में ही नहीं, उस समय उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में एक जागरूकता लाने का काम किया। जब राहुल गांधी जी जापान गए तो वहां के प्रधानमंत्री से मिले, तो वहां के प्रधानमंत्री का पहला सवाल उनसे ये था कि क्या आप सुंदरलाल बहुगुणा जी को मिले हैं? और निश्चित रूप से उनके बारे में जानते थे। सुंदरलाल बहुगुणा जी
ने इंदिरा जी के साथ भी काम किया था जी। जब वो यहाँ आए तो सबसे पहले वो सुंदरलाल जी को मिलने के लिए गए, उनके साथ उन्होंने 1 घंटा जो है वो समय बिताया। तो जो चिपको आंदोलन है उसके बाद पूरे विश्व में पर्यावरण के नए कानून बने जी। सबसे बड़ी बात यह है। और यही टिहरी से जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने अपने जीवन में 50 लाख वृक्षों का रोपण किया और उसकी जो कीमत अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने लगाई 50 लाख करोड़ का योगदान प्रतिवर्ष वो जंगल देता है, वो वन देता है जी। लेकिन आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसको सबको बधाई। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, फॉरेस्ट को बचाने का काम करते हैं, वनों को बचाने का काम करते हैं और उत्तराखंड की उसमें सबसे अग्रणी भूमिका है। उत्तराखंड का 72% हिस्सा वनों को समर्पित है। खाली वनों से ऑक्सीजन ही नहीं मिलती है, वनों से ऑक्सीजन मिलती है तो साथ में जब वन है तभी पानी भी है, जल भी है जी। और कहा जाता है कि जलम ददाति जीवनम, और जब जल है तभी फसल भी पैदा होती है। तो वृक्ष जीवन का आधार है, खाली मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पूरे जो भी सृष्टि में प्राणी है। अगर अमीबा भी बनता है तो जिससे ये माना जाता है वैज्ञानिक रूप से कि उससे जो है मानव जीवन सृजित हुआ है वहां से, एक कोशिका से, तो वो भी पानी में जो है वो सरवाइव कर सकता है जी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान है जल जंगल जमीन में, उसमें जन को हम छोड़ गए। हम जैसे मध्य हिमालयी क्षेत्र है या उस तरह के जितने भी वनों से आच्छादित क्षेत्र हैं, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, वहां का फ्लोरा है, वहां का फौना है, हम उनके बारे में नहीं सोचते जी। हमने जो आपका एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानक है कि 33% जमीन जो है वनों के लिए हमको डेडिकेट करनी चाहिए और उससे ज्यादा जो जिन राज्यों ने अपनी जमीन दी है अगर उनको कॉम्पनसेट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर ये विश्व पर्यावरण दिवस इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और मेरा कहना तो ये कि मध्य हिमालय के लिए तो पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए। वनों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, पानी की रक्षा कैसे कर सकते हैं जी। जल जंतुओं की रक्षा कैसे कर सकते हैं, और वो दृष्टि मुझे दिखाई नहीं देती है। आप रिस्पना का ही हाल देख लीजिए, आपके बगल में है, उसका जो आज हाल है जी। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही चिंता का विषय हम लोगों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी पर हम समझने की भी यही कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ पर्यावरण को संरक्षित कैसे करना है, अपने वातावरण को सुरक्षित कैसे रखना है, या फिर अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। क्या इसे समझने के लिए सिर्फ हमें साल में एक दिन ही मिला है जब पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं? तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कई लोग जो है पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो क्या सिर्फ एक दिन से ये संदेश जाएगा, या फिर वाकई लोगों को संकल्प लेने की जरूरत है कि हमें अपने आप को अगर बचाना है तो उससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि पर्यावरण नहीं बचेगा, प्रकृति नहीं बचेगी, हरियाली नहीं बचेगी, जल नहीं बचेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा। तो यही सवाल है किशोर उपाध्याय जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कि हमारे आसपास जो यहाँ पर नदियां बह रही है, जो नहर है, वो किस तरह नहीं आ रही है। उपाध्याय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? किशोर उपाध्याय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। तो किशोर उपाध्याय जी, सवाल यही है कि सिर्फ एक दिन से काम नहीं होगा, हम सभी को संकल्प लेना होगा। कि आपने गंदगी की तरफ इशारा किया, आखिर इसे दूर करने के लिए हमारे पास क्या कुछ विकल्प है और कैसे काम करने की जरूरत है? रीना जी, आप तो बहुत ही अध्ययनशील विद्वान हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जी, और इन सब चीजों को देख करके जो पर्यावरणीय जो पहलू हैं
उसमें उसमें बहुत ही वरिष्ठ लोगों को रखा जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी के और इन सब चीजों के जी। और उन्होंने ये फाइंडिंग दी सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो वृक्ष है वो एक साल में लगभग 75,000 का योगदान पर्यावरणीय सेवाओं के रूप में देता है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, जल भी है, पत्तियां गिरती है तो उसकी खाद भी है, जंगली पशु हैं वो भी उस पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि लोग उसके लिए प्रेरित क्यों होंगे, ये जो गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति सबकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकती है जी। लेकिन जो हमारा लालच है उसको पूरा नहीं कर सकती। तो जो नुकसान है पर्यावरण को, जो हम आम आदमी हैं, जो लोग जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं या उसमें रहते हैं, वो नहीं करते ना। नुकसान तो बड़े लोगों से हो रहा है। वो जब तक अपना नहीं बदलेंगे, उनकी जो ग्रीड है जब तक वो शांत नहीं होगी, तब तक मेरे विचार से हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते जी। अब आप ये देखिए कि हमारा एक वृक्ष जो है, अगर वो 75,000 का योगदान देता है, मैंने वन मंत्री जी को कल ही चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब मुझे आया नहीं। मैंने उसमें ये कहा था कि मैंने कहा आपको जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी, उसकी परिभाषा आपको बदलनी होगी कि उत्तराखंड का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें आप यहाँ के वृक्षों को जोड़ना पड़ेगा और 75,000 के हिसाब से उसकी राय शुमारी करिए। आपका हॉर्टिकल्चर विभाग भी करे, कृषि विभाग भी करे जी। और तब हमारा क्या योगदान है, ये तो खाली वृक्ष का है जी। जल के रूप में हमारा क्या योगदान है और ऑक्सीजन के रूप में हम क्या योगदान दे रहे हैं, तब जाकर के किसी प्रदेश की जीडीपी को तय करिए और उस हिसाब से वहाँ के निवासियों को, उन्होंने जो त्याग किया है, हमारे जो जंगल थे उस पर हमारे पुश्तैनी हक थे, पूरा जीवन उस पर निर्भर करता था। हम झूम की खेती करते थे, पशुचारण करते थे, हम व्यवसाय भी उसी से करते थे। उसको जब तक आप नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम ये पर्यावरण की विशेषकर यहाँ पर रक्षा करने में मुझे लगता नहीं कि हम सफल हो पाएंगे। ठीक है, वापस आऊंगी किशोर उपाध्याय जी आपके पास। और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद सुयाल जी बीजेपी से चर्चा में जुड़ चुके हैं और पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। विनोद सुयाल जी, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस हम सब मिलकर मना रहे हैं और पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ एक दिन ये संदेश देने से और लोगों को जागरूक करने से क्या बदलाव आ जाएगा? देखिए, हम जो पर्वतवासी और पर्वत के रहने वाले हैं, वनों से हमारा परंपरागत लगाव और वन हमारे लिए एक तरह से हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारा पहले हमारा पूरा वन पर ही आधारित, हमारी पूरी जो कृषि से लेकर हमारी जीवन शैली से लेकर और हमारे सारा संसाधन बनी थे जी, वनों पर ही आधारित थे। समय के साथ परिस्थितियां बदली, सुविधाएं बढ़ी और पलायन हुआ। उस कारण से कुछ हमारा वनों से लगाव कम हुआ, कुछ कानून भी ऐसे बने कि जिन कानूनों के कारण भी हमारा वनों से लगाव कम होता चला गया जी। और आज थोड़ा स्थिति थोड़ा जो वनों से जिस तरह का हमारा स्नेह था वो थोड़ा कम होता चला गया। और मैं कह सकता हूं कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्वतवासी हैं उनके लिए पेड़ एक मुझे लगता है कि पुत्र से भी ऊपर है और सब कुछ जंगलों पर ही आधारित था। रीना जी, आप अगर देखेंगे तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से लेकर हमारी खेती, हमारी बाड़ी, हमारे पशु, हमारे सब जो भी हमारा था सब वनों पर ही आधारित था। और मुझे लगता था कि हम पहाड़ों में केवल एक नमक और गुड़ और चीनी लेने ही बाहर जाते थे। पूरी हमारी अपनी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हमारे गांव के अंदर, पहाड़ों के अंदर थी और उसी पर हम निर्भर थे। और उसमें हमारा सबसे बड़ा संसाधन अगर कोई था तो वो जंगल था और जंगल पर आधारित था। और जंगल हमारे मित्र थे, हमारे दुश्मन नहीं थे। लेकिन उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसके बाद अब ऐसा कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे जंगलों को हमारा दुश्मन बना दिया गया और इस तरह की कुछ परिस्थितियां क्रिएट हुई। जैसे किस स्तर पर गलती हुई, कहाँ पर हुई, एक लंबी चर्चा का। लेकिन हम जो
पहाड़ के वासी हैं, हमारे लिए जंगलों से प्यारा कुछ नहीं था। लेकिन जंगलों से प्यारा अभी भी कुछ नहीं है विनोद सियाल जी, और ये हमारी नीड है, ये हमारी जरूरत है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है और इसके लिए हमें निरंतर कदम उठाने की जरूरत है और इसीलिए आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। डॉक्टर त्रिलोक जी, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं और बखूबी आप समझते हैं कि अभी क्या हाल है पर्यावरण को लेकर, कितना चिंतन हो रहा है, कितना मंथन हो रहा है, कितना काम हो रहा है। आप किस तरीके से सुझाव देना चाहेंगे, क्या कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि साल में सिर्फ एक दिन पेड़ लगा देना, पौधे लगा देना, लोगों को जागरूक कर देना ये नहीं बताता कि बदलाव निश्चित है। बदलाव तभी संभव है जब हम निरंतर इस प्रक्रिया को करते। सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की आपको आपके चैनल से सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई है जी। समय समय पर एजेएन चैनल के माध्यम से एक इस तरीके से कार्यक्रम, अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जाता है कि जिससे लोगों को जागरूकता और प्रेरित हो सके जी। इसी सिलसिले में आज का ये कार्यक्रम लगा है। तो निश्चित तरीके से जिस तरीके से वनों का दोहन हो रहा है, आज हम पहाड़ों की बात कर लेते हैं, पर्वतीय अंचलों की बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कि पर्यावरणीय असंतुलन आज पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है कि असंतुलन बन रहा है। मेन कारण क्या है कि वो निश्चित है कि पहले जमाने में मनुष्य की जो है कि या हमारे जो पूर्वज थे जो गांव में रहते थे उनके मूलभूत आवश्यकताएं में पेड़ पौधे भी, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति अगर हम देखते हैं तो लोग वनों को दरकिनार करते हुए जंगलों को ज्यादा महत्व दे रहे, यानी कि जंगलों के अंतर्गत वो घास के लिए ज्यादा महत्व दे रहे। आपने देखा होगा कि गर्मी आते ही पूरे जंगल ददक जा रहे हैं और जब पूरे जंगल आग के हवाले हो जा रहे हैं जिसका दुष्प्रभाव जो है कि वातावरण पर तो पड़ ही रहा है जी। लेकिन पर्वतीय अंचलों में भी ऐसी स्थिति शुरू होने वाली है कि पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है वहां पर। जिस तरीके से आगजनी घटनाएं हो रहे हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे जो है कि जल स्रोतों पे पड़ रहा है जी। और अगर वक्त रहते हुए हमने इस ओर मजबूती से कदम नहीं उठाए तो आज से मैं कह सकता हूं कि 80% जो है कि पानी के जल स्रोत सूख जाएंगे। और पर्वतीय अंचलों में ऐसा भी नहीं है कि जो उस्लेरी की पानी मिल जाए, कितना पिएगा होगा। गाय भैंस हमारे रहते हैं, बकरियां हमारे रहते हैं, तो क्या उस्लेरी के पानी से हम लोगों का जीवन चल पाएगा? पर्वतीय अंचलों के लोगों का ये नामुमकिन है। इसलिए ये गांव पे ध्यान देने की जरूरत है। भाई शहर तो अपनी चकाचौंध में है, शहर ने जो है कि हमेशा जो है कि वनों को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके बड़े बड़े शहर बसा दिए हैं। लेकिन आज इस कोरोना काल की महामारी के दौरान त्रिलोक जी ये शहर ही सबसे ज्यादा परेशान हुआ। अगर कंपेयर करें तो गांव से ज्यादा परेशान शहर हुआ जी। जी, कोरोना महामारी के दौर में जब ऑक्सीजन की कमी हुई, हमने देखा अफरा तफरी का माहौल जो है शहर में ज्यादा मची और उसके बाद गांव में बाद में इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन पहले शहरवासी जो है सबसे ज्यादा परेशान हुए। और ये स्थिति लोगों को एक सीख देती है कि हमारे लिए पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है, पेड़ पौधे लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है। देखिए, पेड़ पौधों की अहमियत अगर हम कहें वर्तमान समय में कोरोना ने एहसास करा दिया। इस कोरोना महामारी ने पेड़ों के महत्व को बता दिया है कि पेड़ क्या चीज है, ऑक्सीजन क्या होता है। पर्वतीय अंचलों के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को अगर पूछेंगे तो ऑक्सीजन उनको पता नहीं है ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोगों का जीवन तो इस तरीके से कि जंगलों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में रहता, कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत ही पड़ी। लेकिन जैसे ये कोरोना महामारी आई और लोगों को जो कि ऑक्सीजन की कमी, अब महसूस हो रहा कि पेड़ों का कितना महत्व है और पेड़ लगाने से वास्तव में जीवन किस तरीके से चलता है। ये पेड़ पौधे हमारे मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत होना चाहिए, अन्यथा जिस तरीके से इनका दोहन किया जा रहा है आने वाले समय में इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे और उसके लिए हमारे आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। उससे अच्छे वो कहेंगे हमारे पूर्वज थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने पूरे जंगल बसा के रखे थे, जिनका उपभोग हम कर रहे हैं जी। भैया आज पेड़ पौधे हमने नहीं लगाए, हमारे पूर्वजों की देन है, वो हमारे पूर्वजों ने लगाए हुए हैं, लेकिन हमने दोहन किया। हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं क्या वो किस तरीके से रहेंगे। इसलिए जरूरत है पेड़ लगाने। पर्यावरण दिवस मनाने से नहीं होगा,
पर्यावरण दिवस के उद्देश्यों को मानना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से पर्यावरण का दुष्प्रभाव को हम एक संतुलित वातावरण बनाएंगे। संकल्प लेने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है, तभी बदलाव संभव है। रुकेंगे फिलहाल कि कैसे हमारे लिए हमारे आसपास हरियाली जरूरी है, पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। और अगर ये पेड़ पौधे हैं, ये पर्यावरण सुरक्षित है तो ही हम हैं, नहीं तो हम भी खत्म होते चले जाएंगे एक एक करके, जैसे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या सिर्फ एक दिन इस दिवस को मना लेने से क्या हमारा संकल्प पूरा हो जाता है, या फिर हमें वाकई पूरी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति इसके लिए दिखानी होगी। किशोर उपाध्याय जी, मैं आपका रुख करूंगी। प्रकृति की अनुपम धरोहर पेड़ पौधे की रक्षा नहीं करेंगे तभी मतलब इसी जो प्रकृति है उसे कहीं ना कहीं नुकसान जो है यहाँ पर होता रहेगा। और साथ ही साथ बड़ी बड़ी इमारतें जो है काफी हद तक जिम्मेदार इसके लिए मानी गई हैं, क्योंकि जो इच्छा शक्ति है हम लोगों की, जिस तरीके से हम उम्मीद करते हैं, डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, तो उसके लिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए पेड़ पौधों का कटान निरंतर होता जा रहा है। तो ऐसे में कैसे बैलेंस करने की जरूरत है। हमें पर्यावरण को सुरक्षित भी रखना है, दूसरी तरफ हमें विकास भी करना है और डेवलपमेंट भी करना है। कैसे बैलेंस किया जाए? और मैं विनोद सुयाल जी को साधुवाद देता हूं। उन्होंने बहुत ही सही परिप्रेक्ष्य में आज की इस बहस को जो है नई ऊंचाइयों की तरफ पहुंचाने का काम किया है। जो उत्तराखंड की स्थिति है वो आपके सामने और हम सब के सामने, दर्शकों के सामने रखी है जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पर्यावरण किसके लिए, और उससे बड़ा सवाल ये है कि पर्यावरण को खराब किसने किया। पर्यावरण खाली क्या जो है जो मानव जाति है उसके लिए चाहिए या पूरी प्रकृति के लिए चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है कि जो पर्यावरण को खराब कर रहे हैं जी। देखिए, आप हमने जो वन हैं और जो गांव हैं उनको नष्ट करके और शहर बसाने का काम किया। आप अगर 1835 के और आसपास की अगर देहरादून की तस्वीरें अगर आप देखेंगे जी, और आज की आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि किस तरह से हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है जी। जो देहरादूनी है उसमें आज तापमान 42 और 43-45 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है और उसके जो दुष्परिणाम होंगे, और उसमें जो अभी वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि इसी तरह से स्थिति बनती रही तो भविष्य में बहुत से देशों का तो नामो निशानी मिट जाएगा, जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है जी, जिसमें मालदीव है, जिसमें हमारे तटीय जितने इलाके हैं और भी देशों के जितने तटीय इलाके हैं। तो मेरे विचार से हम उस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। हम आज जिंदा रहें, कल क्या होगा, हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा, उसके बारे में हमको चिंता नहीं है। अभी मेरे एक दोस्त जो आज बिल्कुल ग्रीन बन के आए हैं, त्रिलोक जी, मैं उनको भी बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जंगलों में किशोर उपाध्याय तो बिल्कुल, मैंने एक बार कह दिया कि मैं हल्ला का बेटा हूँ तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, लोगों ने हल चलाना ही शुरू कर दिया है यहाँ टिहरी में जी। अच्छी बात है। तो हमारा पूरा का पूरा जीवन जंगलों पर आधारित था जी। हम झूम की खेती करते थे, हम पशुचारण करते थे, हम बकरी पालते थे, हम जंगल से जो है अपने जितनी आवश्यकता होती थी उतनी लकड़ी का उपयोग करके और अपना व्यवसाय भी करते थे। जब फॉरेस्ट एक्ट बने, जब जंगलों के कानून बने तो अच्छी बात हुई, आपने बनाए, लेकिन आपने जो है जो स्थानीय समुदाय हैं उनको विश्वास में नहीं लिया। आपने अगर फॉरेस्ट एक्ट बनाया तो आपने उस समय, ये पूरा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, आपने यहाँ टिहरी के लोगों से नहीं पूछा कि भाई हम इस तरह से कानून बना रहे हैं, आप सेंसिटिव जोन बना रहे हैं। दिल्ली में बैठे हुए अंधे लोग जो है कानून बना देते हैं,
और आप जो है स्थानीय लोगों से नहीं पूछते। उत्तरकाशी में आपने सेंसिटिव जोन बनाई जी, क्या आपने वहाँ के लोगों से पूछा कि हम ऐसा कानून बना रहे हैं, ये आपके लिए ठीक है कि नहीं है, या हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं? जो हमारा वनाधिकार आंदोलन है वो वनों को बचाने का, फ्लोरा और फौना को बचाने का, वाइल्ड लाइफ को बचाने का जी, सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और इसको समझा ये गवर्नमेंट ने। 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है जी, उसकी प्रस्तावना में लिखा गया है कि जो इस तरह से वनों के पर आश्रित लोग हैं उनके साथ हमने बड़ी ज्यादती की, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और इसलिए हम उनके जो सामुदायिक अधिकार है और उनके जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स को जो है वो वापस मिलने चाहिए। अब जैसे देहरादूनी था, जंगल के बीच में बसा हुआ था जी, अभी भी जंगल है, तो उसके जो सामुदायिक और व्यक्तिगत अधिकार हैं वहाँ के लोगों को वापस मिलना चाहिए। उसका स्वरूप आप बदल दीजिए। ठीक है। जैसे आपने हमारे चूल्हे की लकड़ी हमसे छीन ली, तो उसकी जगह एक गैस, रसोई गैस जो है आप निःशुल्क दीजिए। हम मुफ्त की बात नहीं कर रहे हैं, डोनेट करने की बात कर रहे हैं। आपने मेरा रोजगार छीना है तो हमको फॉरेस्ट ड्वेलर घोषित करिए और बाकी लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो दीजिए उन लोगों को जो। अब जैसे अभी वनों पर आग की बात आई जी, तो क्यों बचाएंगे लोग जंगल? जब आपने उनका सब कुछ छीन लिया तो वो पहले तो ये होता था कहीं आग लगती थी, मैंने बचपन में देखा तो सारा का सारा गांव, आसपास के गांव, उसमें जो है जंगल से ही जो है टहनियां तोड़ करके, और उस समय कोई फायर टेंडर और कोई ऐसी चीजें नहीं होती थी, वो सारे के सारे लोग जंगल में चले जाते थे और उसको आग को बुझाने का काम करते थे। और बहुत से लोगों ने अपनी जान दी यहाँ टिहरी में उन जंगलों को बचाने के लिए। जी, तो जब तक हम उनके जो अधिकार हमने छीने हैं, और इसमें बड़े भारी आंदोलन चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जहाँ जहाँ इस तरह के इलाके हैं जहाँ जंगल बहुत है, वहाँ बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं कि भाई हमें भी तो जिंदा रहने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बात आपने किशोर उपाध्याय जी यहाँ पर रखी है उस पर मैं चाहूंगी कि रिएक्शन दे विनोद सयाल जी। विनोद सयाल जी, आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो पहाड़ों पर हम लोग रहने वाले हैं, हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें वो हमसे भी ज्यादा संवेदनशील वनों के प्रति हैं जी। अब तक के अगर हम वनों की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वनों के बारे में जितने आंदोलन हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी से लेकर और हमारी बहनों ने खड़े किए, चाहे डोरा देवी रही हो, और कई प्रकार के आंदोलन जंगलों को बचाने के लिए जिस तरह के किए गए हैं जी, वो आंदोलन सारे ऐतिहासिक आंदोलन है और पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध आंदोलन है। और बहनों ने हमेशा उनको बचाने का काम किया है, चाहे वो रवाई का आंदोलन रहा हो, चिप्पो आंदोलन रहा हो, चाहे आपका डुंगी पतोली चमोली में आंदोलन रहा हो, पानी रखो आंदोलन रहा हो, रक्षा सूत्र आंदोलन रहा हो, जपटो छीनो आंदोलन रहा हो, मैती आंदोलन रहा हो। इतने आंदोलन जो है तो उत्तराखंड के अंदर ही हुए और पर्वतों के अंदर ही हुए हैं और वहाँ के पर्वतवासियों ने ही किए हैं जंगलों को बचाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति जो पर्वतवासी थे वो कितने संवेदनशील हैं। आज भी 71 वन भूमि उत्तराखंड की आच्छादित है और आज भी जो है तो हम कह सकते हैं कि अगर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि ऑक्सीजन देश को देता है। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, रखिए अपनी बात विनोद जी। और मैं केंद्र सरकार का भी मैं आपको आपके क्योंकि इस समय कैंपा के माध्यम से भी 950 करोड़ रुपया जो है तो उत्तराखंड राज्य को मिला है और उसके माध्यम से जो है तो लोगों को जो स्रोत है उनको रिचार्ज करने का, वन संबंधीकरण करने का और लगभग जो है तो 10,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। और जो स्रोत है उनको भी रिचार्ज करने का वो है। और लगभग हमने जो है तो जो इको सर्विसेज हैं जिनके माध्यम से उत्तराखंड को लगभग 10,000 करोड़ यहाँ सरकार की प्रशस्ति के लिए बोनस के रूप में लगातार इसका बजट बनाया है सरकार ने। ठीक है, किशोर उपाध्याय जी ने कुछ विनोद जी किशोर उपाध्याय जी ने कुछ यहाँ पर तथ्य रखे थे और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे फॉरेस्ट एक्ट को लेकर, उसमें बदलाव को लेकर,
तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ क्वेरीज यहाँ पर किशोर उपाध्याय जी ने सामने रखे थे, उन पर जवाब दीजिए। देखिए, किशोर उपाध्याय जी की पार्टी भी बहुत लंबे समय तक शासन और सत्ता में रही है और अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है जी। और नहीं, इसको राजनीतिक बहस न बनाइए रीना जी। मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल कह रहा हूँ, ये विनोद भाई, मैं बहस नहीं बना रहा हूँ, राजनीतिक बहस नहीं बना रहा हूँ मैं। और वास्तव में यहाँ के लोगों के लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए हम सब जो पर्वतवासी हैं, हम सबको मिलकर इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ जो दिल्ली में बैठे हुए एयर कंडीशन में बैठ के जो है तो अधिकारी तय नहीं कर सकते हैं। यहाँ की परिस्थितियां यहाँ के जंगलों के हिसाब से देखनी पड़ेगी, यहाँ की परिस्थितियां यहाँ के पर्वतों के हिसाब से देखनी पड़ेगी। हम पर जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ बाघों की संख्या भी नहीं घटनी चाहिए, हम पर जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ हाथियों की संख्या भी नहीं घटनी चाहिए। हम पर पूरा इकोलॉजी का हमारे ऊपर पूरा दामोदार है, तो अगर हमारे ऊपर पूरा दामोदार है तो उस हिसाब से उसका हमको मुआवजा भी मिलना चाहिए और उस हिसाब से हमको उसके आधार पर हमको रोजगार भी मिलना चाहिए। ये इस तरह की नीति इस पर्वतों के लिए बननी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इसमें कोई राजनीतिक विषय इसमें है ही नहीं, क्योंकि ठीक है, इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सबकी नीड है, हम सबकी जरूरत है और ये हम सब चाहती है। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर आज भी पेड़ों के प्रति और जंगलों के प्रति जिस तरह का आज भी स्नेह है और जिस तरह का सभी चीजों के प्रति स्नेह है, वो आज भी बरकरार है। ठीक है, बनाने के लिए ठीक है। विनोद सियाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और किशोर उपाध्याय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले त्रिलोक जी का भी रिएक्शन इस पर ले लेते हैं, जो सवाल आपके पहुंचे थे यहाँ पर डिबेट के दौरान। त्रिलोक जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको जो भी कार्य करना है वो राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के कार्य करना चाहिए जी, क्योंकि अगर राजनीतिक मुद्दे अगर हम बनाएंगे तो वो जो क्षेत्र में काम भी होगा, जो गांव में काम भी होगा, वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए एक ऑपरेट माहौल होना चाहिए। भाई सत्ता है, 1947 आए हैं, सरकारें गई हैं, लेकिन जो कार्य योजनाएं जनहित में हो, मानव हित में हो, प्राणी जगत के हित में हो, ऐसे कार्यों को पार्टियों से ऊपर उनके काम करना चाहिए, जिसका लाभ आने वाले पीढ़ी का। क्योंकि जब मानव रहेगा, मानव जीवन रहेगा, अच्छा वातावरण रहेगा, तभी तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा। मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो पार्टियां भी रहेंगे। अगर मानव ही, अब आप यही लगा लीजिए, कोरोना काल में आप ये देख रहे हैं कई इस तरीके की घटनाएं घट चुके हैं, तो वहां पर क्या है, ये कार्य पार्टी से उठ के करो ना। एक कार्य योजना हमको तो मिलजुल कर, क्योंकि हमारी योजनाएं ये होनी चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस तरीके से सुरक्षित हो, कैसे वो जी पाए। क्या वो एसी के अंदर रहने के लिए मजबूर रहेगा? क्या वो है कि कूलरों में रहने के लिए मजबूर होंगे? क्या इस तरीके से हम वातावरण बनाएं, या फिर जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने ये प्राकृतिक वनस्पति को सजो करके हमें स्वच्छ आबोहवा दिया, क्या ऐसा वातावरण बनाएंगे? करने के लिए आज रीना जी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, गांव में जो पहले सर्वदान की व्यवस्था चलती थी, आज वो है नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि लोग आ नहीं रहे। लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं मनरेगा के माध्यम से, मैंने सरकार को सुझाव भी दिया था, हमने कभी मनरेगा के माध्यम से आप ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आपके पुस्ते बन गए हैं, आपके रास्ते बन गए हैं, आपको कार भी मिलना ही है। वो काम जो है कि उन पेड़ पौधों को बचाने के क्षेत्र में किया जाए, या जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो खेते बंधन है, आज हमारी जितने भी उत्पादन होता था, पहाड़ फसलें थी, वो आज नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या उस पर उन मनरेगा के माध्यम से कार्य नहीं किया जा सकता था? उसे उनको रख दीजिए वहां, और उसकी पूरी व्यवस्था उन लोगों रहेगा, क्योंकि शिफ्ट वाई चलेगा। भाई एक ने कर दिया, उसका 100 दिन हो गए, भी दूसरा आएगा, तो वो चीजें बचेंगे। तो इस प्रकार के अगर कार्य योजनाएं बनती हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तरीके से पेड़ पौधे भी बचेंगे, और जो मानव का एक दूसरे के प्रति जो लोग गांव में रहे आज जी, क्योंकि अधिकतर लोग पलायन की बात करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो लोग गांव की ओर आ रहे हैं, क्योंकि गांव से बढ़ के कोई चीज नहीं है। गांव की स्थिति आज भी बहुत अच्छी है, पर्यावरणीय तरीके से अगर देखा जाए तो शहरों की तुलना में कई अच्छा है। लेकिन क्या है कि सुविधाएं ना होने के कारण,
आदमी जो है कि वहां से कहीं ना कहीं सुविधाजनक स्थान में जाना चाह रहा है। लेकिन एक दिन आप देख लीजिएगा कि यही जंगल जो है कि एक ऑक्सीजन भंडार के रूप में विकसित होंगे। देना जी, हमने एक प्रयास का, मैंने एक सुझाव भी दिया था कि पीपल का पेड़, पीपल ऑक्सीजन को बहुत देता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि पीपल के पेड़ को जो है कि जिनके बच्चे नहीं होंगे वो लगाएंगे, इस प्रकार की मान्यता है। अब कैसे पीपल का पेड़ भी होना चाहिए। तो मेरा ये सुझाव था कि जो पीपल का बीज होता है, उस पीपल के बीज को लेकर के बीज बम बनाए जाए, छोटे जो उबले होते हैं गोले बना करके उसमें बीज डाला जाए और वन विभाग के माध्यम से जंगलों में उनको बिखरते जाए, फेंकते जाए वहां जहां जाए। तो एक तो क्या होगा, पीपल ऐसा पेड़ है कहीं पर भी जाएगा उग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पीपल के पेड़ों की वृद्धि होगी, पीपल का पेड़ होंगे। दूसरे उससे ये होगा कि वो भावनाएं जो पहले से रखे कि भाई जिनके बच्चे नहीं हैं वो पेड़ लगाएगा, वो चीज मिलेगा, क्योंकि उसने तो लगाई नहीं है ना, उसने तो बम है, उसने फेंके हैं वो। ठीक है, तो अच्छे सुझाव है, अच्छे सुझाव है। योजनाएं, ठीक है, जिन पेड़ों को जो है कि हमारे शास्त्रों में इस तरीके की चीजें रखी गई हैं, ऐसे बीज बम के माध्यम से उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। चलिए, आप किशोर उपाध्याय जी की बात को सुन लेते हैं। किशोर उपाध्याय जी, रखिए अपनी बात। रीना जी, इसमें बहुत से अच्छे और बहुत से यक्ष प्रश्न आपने और हमारे साथियों ने पैदा कर दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार जी। और एक वृक्ष 10 पुत्र समान। आप ये समझिए कि वृक्ष की कितनी महत्ता जो है हमारे यहाँ है। सबसे पहली बात तो ये है। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, और मैं हमारे बहुत ही सुयोग्य और मूर्धन्य विद्वान हैं विनोद जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये होना चाहिए। तो पहला सवाल ये है, यह निवेदन समझिए मेरा उनसे और उनके माध्यम से राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से कि भाई ये तो डबल इंजन है, तो आप करते क्यों नहीं है। दूसरी बात ये है उसमें कि क्या आप जो 2006 का वनाधिकार कानून है उसको, उसकी जो सही भावना है उस रूप में कब तक जो है वो उत्तराखंड में आप उसको लागू कर देंगे। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अनिल अग्रवाल एनवायरनमेंट और पर्यावरण को नए रूप में, वो इंग्लैंड में थे, राजीव गांधी जी उनको हिंदुस्तान लाए और पर्यावरण के बारे में जो भी किताबें पढ़ाई जाती हैं बेसिक में और उसमें 10वीं वगैरह में 12वीं में, वो उन्होंने उसका स्वरूप उन्होंने ही तय किया था। तो जब मैं 90 के दशक में मध्य हिमालय, अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य हिमालय के विकास के लिए आपके पास कोई मौजूद ही नहीं जी, कोई हिमालयी नीति नहीं है। तो उनसे जब मैं बैठ के चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो वहाँ रहते हो, उस समय राज्य तो था नहीं, टेरी जिला था, उत्तरकाशी है, तो जितने पेड़ जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है 52 से लगा लीजिए, उससे पहले की बात छोड़ दीजिए, और इस समय 90 तक जितने पेड़ सरकारों ने लगाए होंगे, वन विभाग ने लगाए होंगे, तो तुम्हारा तो जो गांव है पाली गांव, तुम्हारा है वो पेड़ के ऊपर होना चाहिए। अब आप ही बताइए कि इतने पेड़ जो हर साल लगते हैं वो चले कहाँ जाते हैं जी, उसकी निगरानी कौन करेगा। हम खाली एक रस्मी तौर पर अगर 5 जून को जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस मना करके अगर भूल जाएं तो मेरे ख्याल से फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है जी, और वो तभी बढ़ाया जा सकता है जब आम जन की रुचि आप वनों के प्रति और वृक्षों के प्रति विकसित करने का काम करेंगे जी। और वो तभी हो सकता है कि जब उनको ये लगेगा कि इससे हमको ये जो है हमारे जीवन के लिए जरूरी है। मैंने कहा ना कि जंगल हमारी जिंदगी थी, आपने उनको हमसे छीन लिया। तो जब आपने उनको हमसे छीन लिया है तो फिर जो है यहाँ का आम आदमी और गांव का आदमी आसपास रहने वाला इसीलिए जो है वो उस पर कोई रुचि नहीं लेता है, इसलिए वो आग बुझाने के लिए भी आगे नहीं आता है। बिल्कुल जी। तो हमारे अधिकारों को, हमारे जो पुश्तैनी हकूक हैं, हमें भाई उसका कॉम्पोस्टेट करिए और हम बचाएंगे ना जंगल, आप क्या बचा लो। चलिए ठीक है। हाँ, वक्त भी इशारा कर रहा है। यहाँ पर
किशोर उपाध्याय जी, एक एक करके फाइनल कमेंट भी ले लेते हैं, वाइंड अप का समय हो रहा है। यहाँ पर विनोद सियाल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा शॉर्ट में। जी देखिए, हमको वनों के प्रति जब पर्वतवासियों में जो पुराना प्रेम था वो जब लौट कर आएगा, और निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, तो वो गांव से प्रारंभ की जा सकती है, और वो वनों के बिना मुझे लगता है कि पर्वतों में संभव नहीं है। वन और मनुष्य का आपस में बहुत तगड़ा नाता जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक दूसरे के पूरक पहले थे, एक दूसरे के लिए बने हुए थे, उस तरह से आगे इस नाते को जोड़ने के लिए हमें नीति भी तय करनी पड़ेगी और सब तरह की योजनाएं भी इसी आधार पर बनानी पड़ेगी, तभी ये संभव है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर साहब। चाहूंगा कि जो हमारे जंगल हैं, अगर इन जंगलों को जो है कि एक फलपट्टी के रूप में विकसित किया जाता है, आम आदमी के लिए आर्थिक आमदनी के और रोजगार के अगर स्रोत बनाए जाते हैं, तो निश्चित तरीके से हमारे जंगल भी बचेंगे, पलायन भी रुकेगा और पर्यावरणीय संतुलन भी बनेगा। इसलिए सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज आगजनी घटना का मुख्य कारण क्या है? उन जंगलों से आम आदमी के लिए जलाने के लिए लकड़ी मिलती है और पशुओं के लिए चारा। अगर उन जंगलों को हम आर्थिक आमदनी रोजगार की सूरत, हमारे ये हिसर है, किलमोड़ी है, कई चीजें स्ट्रॉबेरी के जैसे डिब्बा बंद करके हम उनका बाजार में ला सकते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि आप जो है कि देवभूमि उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश पूरा एक फलपट्टी के रूप में विकसित है। ठीक है किशोर उपाध्याय जी। हाँ, किशोर उपाध्याय जी शॉर्ट में सर। फलपट्टी के रूप में मैं तो 2-5 सेकंड में अपनी बात ये कहना चाहता हूँ जी। पहली बात तो जितनी भी ये फॉरेस्ट एक्ट बने हैं, ये बिल्कुल सही समय है, उसकी पुनर्विवेचना होनी बहुत जरूरी है जी। और उसमें आम आदमी या जन को जोड़ना जरूरी है। अभी तक उन्होंने जो है हमारे ऊपर कुठाराघात किया है। और दूसरा, वन तब बचेंगे, वृक्ष तब बचेंगे जब हमारे आप जो है जो हक हकूक और जो हमारे पुश्तैनी अधिकार हैं उनको जनता करोगे और उसको कॉम्पनसेट करोगे। ये दो बातें कहें। चले, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हवा को बचाना है, इस पर हमने चर्चा की है और वाकई ये बहुत ही जरूरी है हम सभी को ये समझना कि पर्यावरण हम सबके लिए कितना जरूरी है। इसे संरक्षित करना ये हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है, इसे सुरक्षित रखना हम सबकी प्राथमिकता में है। तो इसीलिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर रोज हम सबको संकल्प लेना होगा कि हमें अपने वातावरण को और अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखना है। नमस्कार।